हेलो दोस्तों, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो फाइनली आज बहुत दिनों बाद जो है अपनी वाली ब्रीज़ा से रिकॉर्डिंग हो रही है और ये वीडियो एक तरीके की एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ कि फ्रॉन्क्स के ऊपर वीडियो बनाते बनाते मैं खुद फ्रॉन्क्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया हूँ और मुझे उस पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक अपग्रेड होगा या डाउनग्रेड होगा, उसके बारे में बात करेंगे आज सारी की सारी। मतलब मैं जो भी अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, जो भी की फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, तो उसका सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि मेरे को आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है वो एक ऑटोमेटिक की है ताकि फैमिली में और लोग भी उस गाड़ी को चला पाएँ। अभी क्या होता है कि मैनुअल होती है तो फीमेल्स वगैरह मैनुअल पे थोड़ा सा हिचकती भी हैं और उसमें थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी रहती है। और ख़ुद के लिए भी अगर आप ज़्यादा आपकी ड्राइविंग जो है वो सिटी में है, मेरी 90% ड्राइविंग जो है वो सिटी में रहती है और ओनली 10% होता है कि बाहर कहीं जाना हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, सिटी ट्रैफिक में AMT इज़ मोर कन्वीनियंट। AMT कह लो या कोई भी ऑटोमेटिक कह लो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल गियर बॉक्स। तो मुझे लग रहा है कि यार मेरे को जो है एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस थिंग एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर फैक्टर्स एज वेल। बाकी एक ओवरऑल मैं आपको अपनी गाड़ी के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 21,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी और AC कह लो, इंजन की परफॉर्मेंस कह लो, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन वगैरह सब कुछ ऑन द सॉफ्टर साइड है। तो मतलब इस गाड़ी से मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। बस जो रिक्वायरमेंट है वो एक EMT की है बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। और हाँ, दूसरी चीज़ें भी देखनी है, जैसे कि एक ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह होनी चाहिए और ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि गाड़ी को जो है वो अपग्रेड कर लूँ। अब उसके बाद में सबसे बड़ा जो रीज़न आता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है गाड़ी को चेंज करने का, वो होता है बजट, कि आपको क्या एक बजट लेके चलना है। तो बजट जो है वो किसी चीज़ के ऊपर मैं मानता हूँ कि एक जेन्युइन अमाउंट ही जो है वो स्पेंड करना चाहिए। तो बजट जो है मैं 8 से 11 लाख रुपए का लेके चल रहा हूँ। उसमें आज की डेट में अगर देखा जाए तो आपके पास में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आपके पास में मारुति की गाड़ियाँ आ जाती हैं जिसमें सबसे रिलायबल इंजन जो है और जो सबसे सही इंजन है वो आपका 1.2 लीटर है, लेकिन वो 1.2 लीटर आपका AMT वाले गियर बॉक्स के साथ में आता है। और उसके बाद में उसमें जो आपको गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं स्विफ्ट के साथ साथ आपको देखने को मिलती है बेलिनो और उसके साथ साथ इग्निस देखने को मिलती है। अगर उसके अलावा आप आज की डेट में 10 से 11 लाख रुपए में ऑटोमेटिक गाड़ी लेने जाओ तो आपको CVT गियर बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन वो आपको देखने को मिलता है 12 लाख रुपए के आसपास से, 11.5-12 लाख रुपए के आसपास से। लेकिन वहाँ पर रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको मैग्नाइट और काइगर देखने को मिलती है। तो वहाँ पर थोड़े से रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं, जैसे कि उनकी AC परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, कंपनी का पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं है, 1 से 2 गाड़ियाँ ज़्यादातर उनके पोर्टफोलियो में है। तो मैं एक रिलायबल प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसके बाद में कुछ सर्विस वगैरह में या फिर पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह में कोई भी किसी भी तरीके का इशू हो। उसके अलावा होंडा की कार्स रिलायबल थी, नो डाउट, लेकिन वो आज की डेट में जैज, WRV वगैरह डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। तो हमारे पास में जो सबसे बेहतर ऑप्शंस बचते हैं वो यही बचते हैं। अब बात कर लेते हैं इन 3 गाड़ियों की। स्विफ्ट में क्या है कि स्विफ्ट और बेलिनो की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। इंग्रेस एग्रेस इश्यूज़ होते हैं, जैसे मेरी हाइट जो है वो 6.1 है। तो जो लंबे लोग होते हैं उनको नीची गाड़ियों में बैठने में प्रॉब्लम होती है, विच वॉज द फर्स्ट रीज़न वाई आई ब्रॉट ब्रीज़ा। तो इस वजह से जो है ये दोनों गाड़ियाँ तो मेरे उससे आउट हो जाती हैं। बात करते हैं इग्निस की। इग्निस इज़ अ वेरी स्मॉल कार एज़ कम्पेयर टू ब्रीज़ा। तो जिस वजह से आज की डेट में जो गाड़ी मेरे को सबसे सूटेबल लगती है वो है फ्रॉन्क्स, क्योंकि फ्रॉन्क्स के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी एक एडिक्वेट देखने को मिलती है। आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है और 198 mm की ब्रीज़ा में आती है। तो कंपेरेबल है, यानी कि आप उसको चला सकते हो। और दूसरी बात यह है कि फ्रॉन्क्स की जो अभी टेस्टिंग हुई है, जो मारुति की फैसिलिटी में टेस्टिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने एक बाकायदा ऑफ रोड ट्रैक, एक थोड़ा सा डर्ट ट्रैक बना के दिया है, जहाँ पर कि अलग अलग मीडिया लोगों ने उसको ट्राई किया है। तो फ्रॉन्क्स इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग एज वेल। तो वहाँ पर फ्रॉन्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारे बॉक्सेस को वो टिक करती है। अब उसके अलावा फ्रॉन्क्स के अंदर बेसिक मॉडल से ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं, जैसे कि आपको ऑटोमेटिक AC वगैरह देखने को मिल जाता है। तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है फॉर कंसीडरिंग इट। अब बात ये कर लेते हैं कि फ्रॉन्क्स के अंदर आपके 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। मैंने तो इतनी वीडियोस बनाई है फ्रॉन्क्स पे
कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा। मैंने लगभग हर गाड़ी से उसको कंपेयर किया है। अब जैसे आज ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, इसके प्राइसेस रिवील हो जाएंगे, तो मैं इसका इन वेरिएंट कंपैरिजन की कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है उसके ऊपर भी सारी वीडियोस बनाऊंगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, क्योंकि अगर फ्रोंक्स लेने का 1% भी मन है तो इस चैनल पे सबसे ज़्यादा आपको हेल्प और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, एकदम जेन्युइन वाली, ठीक है। और दूसरा, हो सकता है मैं खुद भी उस गाड़ी को लेने के लिए, शायद अभी मेरा 90% मन है, हो सकता है 100% हो जाए और शायद मैं भी उस गाड़ी को फाइनलाइज कर लूँ और बहुत अच्छे से रिसर्च करके बहुत अच्छे से दोनों इंजन्स को चला के मैं अपने ड्राइव रिव्यूज़ भी इस चैनल पर शेयर करूँगा उसके। अब बात करते हैं दो इंजन ऑप्शंस की। एक आपका जाना माना 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि आपका काफ़ी रिफाइंड है, NVH लेवल्स उसमें बहुत अच्छे हैं। और दूसरा इंजन जो अब इंट्रोड्यूस किया है वो आपका आता है 1 लीटर टर्बो वाला। अब अगर 1200 सीसी वाले इंजन की बात करो तो पहली बात तो ये कि वो बहुत इकोनॉमिकल है, वो चीप है, वो आपको डेल्टा और डेल्टा प्लस में AMT देखने को मिलता है, और जो आपका 1 लीटर टर्बो वाला आता है वो आपको जीटा और अल्फा में देखने को मिलता है। अब 1 लीटर टर्बो को वैसे तो एक्चुअली जब तक आप नहीं चलाओ तब तक आप नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी तक के ड्राइव रिव्यूज़ देखे हैं उनसे ये पता चलता है कि उसमें और आपके 1200 वाले में जो पावर का गैप है वो सिर्फ 10 bhp का है। अब और टॉर्क का जो है वो ठीक ठाक डिफरेंस है, मतलब 30-40 न्यूटन मीटर टॉर्क का डिफरेंस है। लेकिन उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी जो अदर मीडिया लोगों ने रिपोर्ट की वो काफ़ी कम रिपोर्ट की, और दूसरा जो वो इंजन है वो भारी है एज़ कम्पेयर टू 1200 वाला इंजन, और तीसरी बात ये कि वो 3 सिलेंडर इंजन है, और जबकि जो 1.2 वाला इंजन है वो आपका 4 सिलेंडर इंजन है। तो ये फाइनली डिसाइड जब ही होगा जब मैं उन दोनों गाड़ियों को चला लूँगा कि भाई चलाने में 1200 वाला कैसा लगता है। हालांकि 1200 वाले का आज की डेट में अगर आप प्रोस्पेक्ट बाय हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेलिनो चला लो, तो बेलिनो से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि उन दोनों में वही इंजन है और वही गियर बॉक्स आपको मिलने वाला है। तो दोनों गाड़ियों को चलाने के बाद फाइनली मैं डिसाइड करूंगा कि भैया जेटा लेनी है या डेल्टा प्लस लेनी है। और एक बात और है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस में ना सिर्फ आपको 2 ही डिफरेंस देखने को मिलते हैं। पहला आपको देखने को मिलता है कि आपकी LED हेडलैम्प हो जाती है, और दूसरा आपके एलॉयज पेंटेड हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि डेल्टा और डेल्टा प्लस में प्राइस गैप कितना है। अगर 30 से 40 हज़ार रुपये, अगर 50 हज़ार रुपये तक भी है तो भी एक बार को सोचा जा सकता है। बाकी 50 हज़ार का डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। उसमें रियर कैमरा वगैरह उसमें भी नहीं है, वो भी आपको लगवाना पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि कितना गैप आता है। अगर 1 लीटर वाला इंजन मुझे इतना प्लीज़ नहीं करता तो जहाँ तक है शायद मेरे को, मैं फाइनलाइज़ करूँगा आपका डेल्टा वाला वेरिएंट, अगर प्राइस गैप ज़्यादा होता है तो। अब उसके बाद में एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है प्राइसिंग का। अब यहाँ पर एक कैच है, आपने अगर देखा हो कि मारुति जो है वो AMT को तो बहुत सही प्राइस में ऑफर करती है, लेकिन जहाँ टॉर्क कन्वर्टर की बात आती है वो उसको बहुत ज़्यादा महंगा कर देती है। अभी ब्रेजा में देख लो आप, अगर आप टॉर्क कन्वर्टर लेना चाहो तो जो गाड़ी VXI आपको 11,20,000 11-10 हज़ार की पड़ती है, वहाँ पर 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा आपको उसके VXI ऑटोमेटिक के लिए देना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यानी कि वो लगभग जाके लगभग 12.5-13 के आसपास तक की पहुँच जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक कैच है कि ये 1 लीटर टर्बो वाला इंजन आपका टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ में कितनी इसकी प्राइसिंग आती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। और बाकी चलाने के बाद तो फाइनली फिर डिसाइड होगा ही कि भैया कौन सा इंजन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं भी धीरे धीरे मन बना रहा हूँ, अभी आई एम जस्ट एवेल्युएटिंग द ऑप्शंस, तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। एक वीडियो बना के मैंने सोचा कि शेयर करूं आपसे। और फ्रोंक्स गाड़ी बहुत अच्छी है, 190 mm का उसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत सारे फीचर्स हैं। और अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आज की डेट में मैं उसका डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट लेने जाता हूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी करंट ब्रेजा के ऊपर उसमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे फ्रंट और रियर आपके हेडरेस्ट आ जाते हैं, ऑटोमेटिक AC आ जाता है। अगर डेल्टा प्लस लूँ तो LED हेडलैम्प्स आ जाते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों उसमें आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलता है। डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है जो कि आपको एक फ्रेश लुक देता है। एक क्रॉसओवर डिज़ाइन मिलता है जो ज़्यादा एरोडायनामिक है एज़ कम्पेयर टू ब्रेजा। टच स्क्रीन वाला स्मार्ट प्ले प्रो वाला म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आती है। ORVMs आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और कंट्रोल यानी कि ओपन क्लोज भी उसमें फीचर आपको देखने को मिलता है। फ्लैट बॉटम डी कट आपका स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको उसके ओवर एंड अबव देखने को मिलती हैं, जो कि अगर मैं ऑप्ट करता हूँ ये रिप्लेसमेंट तो मुझे देखने को मिलेगा। अब आगे आने वाले टाइम में देखते हैं दोस्तों इसके प्राइसेस किस तरीके से आते हैं।
और क्या ये गाड़ी हमें करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो प्राइसिंग का है। अभी जिमनी के प्राइसेस आए हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है। अब जिमनी का ना खेल बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि थार ऑलरेडी उस प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत कुछ एक पावरफुल इंजन वगैरह ऑफर कर रही है। तो वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, बस जैसे जैसे भी आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। सो प्लीज़ डोंट मिस एन अपडेट and immediately subscribe this channel if you are interested for Fronx cars. Bye bye, take care of yourself दोस्तों, and remember always drive safe. Bye bye guys.